हमारे पास इस विश्लेषण के लिए जो स्रोत हैं वो एक्चुअली टीचिंग एग्जाम्स के लिए तैयार किए गए बेहद प्रामाणिक और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। सही कहा। इन्हीं नोट्स के जरिए हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर एक इंसान का निर्माण किन चीजों से होता है। मतलब ये सवाल तो सदियों पुराना है ना कि क्या कोई इंसान जन्म से ही अपनी सारी खूबियां लेकर आता है या फिर उसके आसपास की दुनिया उसे एक खास सांचे में ढालती है। हाँ, क्या महानता जन्मजात होती है या उसे बनाया जाता है? ये जानना किसी के लिए भी बहुत दिलचस्प हो सकता है। ये वाकई एक ऐसा विषय है जिसने सदियों से बड़े बड़े साइंटिस्ट्स और दार्शनिकों मतलब फिलोसोफर्स को उलझा कर रखा है। बिल्कुल। और इन नोट्स में मानव विकास को समझने के लिए दो सबसे बड़े और बेसिक पिलर्स का जिक्र किया गया है जिन पर ये पूरी बहस टिकी हुई है। तो इंसान के विकास की इस जटिल पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले उस बुनियाद को देखना जरूरी हो जाता है जो किसी भी इंसान को जन्म के समय ही बिना कोई मेहनत किए मिल जाती है। राइट, एकदम मुफ्त में। हाँ, हमारे श्रोतों के पहले हिस्से में इसी बुनियाद की बात की गई है जिसे आनुवांशिकता या इंग्लिश में हेरिडिटी कहा जाता है। हेरिडिटी, हाँ। नोट्स के मुताबिक ये वो हिस्सा है जो माता पिता से बच्चे में सीधे ट्रांसफर होता है। आनुवांशिका को ना हम ह्यूमन लाइफ की वो पहली ईंट मान सकते हैं जिस पर इंसान के पूरे वजूद की इमारत खड़ी होती है। अगर हम इन सोर्सेज में दी गई डेफिनेशंस की गहराई में जाएं तो आनुवांशिका का सीधा सा मतलब उन सभी गुणों या ट्रेट से है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं। राइट। और ये कोई जादू टोना नहीं है, ये सब कुछ जीन्स के थ्रू होता है जो हमारी बॉडी के हर सेल में मौजूद होते हैं। और सोर्स में इसके कुछ बहुत ही कॉमन और एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे आंखों का रंग कैसा होगा, स्किन का कलर क्या होगा, या इंसान का कद मतलब उसकी हाइट कितनी होगी। हाँ, और यहाँ तक कि उसकी बुद्धि का बेसिक लेवल क्या होगा, ये सब भी हेरिडिटी के दायरे में आता है। बिल्कुल। नोट्स में एक बड़ा सीधा सा एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर माता पिता दोनों लंबे कद के हैं तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि उनका बच्चा भी लंबा ही होगा। अब यहाँ संभावना वर्ड के मतलब को समझना बहुत जरूरी है। साइंस में और खास करके जेनेटिक्स में ये कोई रिटन गारंटी नहीं होती कि ऐसा ही होगा। 100% श्योर नहीं होता। राइट, लेकिन ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस जरूर तय कर देती है। जीन्स एक तरह का ब्लूप्रिंट लेकर चलते हैं। अगर इसको थोड़ा आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से समझा जाए तो क्या हम आनुवांशिकता को एक कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह देख सकते हैं? हार्डवेयर? हाँ, इंटरेस्टिंग है। कैसे? मतलब जब कोई नया कंप्यूटर खरीदा जाता है तो उसमें एक फिक्स्ड कैपेसिटी वाला प्रोसेसर और एक तय रैम पहले से लगी होती है ना, वो उसका हार्डवेयर है जिसे बनाने वाली कंपनी ने पहले ही तय कर दिया है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। या फिर इसे किसी विशाल इमारत के ब्लूप्रिंट की तरह भी समझा जा सकता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे नेचर और अपने एंसेस्टर्स की तरफ से एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि ये इमारत फंडामेंटली ऐसी दिखने वाली है। मैं कहूँगा कि ये हार्डवेयर और ब्लूप्रिंट वाली जो एनालॉजी आपने दी, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम सटीक ढंग से समझाती है। आनुवांशिका ठीक वैसा ही काम करती है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक पॉइंट है वो है कंट्रोल का न होना। इंसान का अपने इस ब्लूप्रिंट पर कोई अधिकार नहीं होता। वही तो, जब कंट्रोल के अभाव की बात आती है ना, तो ये आइडिया अपने आप में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। हाँ, थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। इसका सीधा मतलब ये है कि दुनिया में आने वाला कोई भी बच्चा ये चूज नहीं कर सकता कि उसे कितनी अच्छी मेमोरी मिलेगी, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग होगा, या वो किन जन्मजात बीमारियों का शिकार हो सकता है। एग्जैक्टली। ये एक तरह की नेचुरल लॉटरी है जिसमें किसी का कोई जोर नहीं चलता। क्या नोट्स में दी गई जानकारी भी इसी बेबसी की तरफ इशारा कर रही है? काफी हद तक हाँ। आनुवंशिकता वो प्रॉपर्टी है जो फुल्ली पेरेंट्स और एंसेस्टर्स से विरासत में मिलती है। ये लाइफ की ऐसी सॉलिड फाउंडेशन है जिसे एक बार रख दिया गया तो बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल, उसे बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। कोई भी इंसान अपने जीन्स को खुद से दोबारा नहीं लिख सकता। ये ह्यूमन डेवलपमेंट की एक प्री डिसाइडेड लिमिट सेट कर देता है। तो इसका मतलब हर इंसान एक फिक्स्ड और ना बदलने वाले ब्लूप्रिंट के साथ इस दुनिया में आता है। ये एक ऐसा सच है जिसे हमें मानना ही पड़ता है।
सही बात है। लेकिन अगर इंसान के विकास की कहानी सिर्फ इन जीन्स पर आकर रुक जाती ना, तो दुनिया बहुत ही रोबोटिक और बोरिंग होती। हाँ, वहाँ कोई उम्मीद ही नहीं बचती फिर। वही तो। जब ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि आनुवांशिकता पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो डिस्कशन नेचुरली उस तरफ मुड़ जाता है जिसे हम एक्चुअली बदल सकते हैं। राइट। और यहीं पर हमारे सोर्स मटेरियल का दूसरा सबसे बड़ा पिलर सामने आता है, वातावरण यानी एनवायरनमेंट। आनुवांशिकता अगर वो ना बदलने वाली फाउंडेशन है, तो वातावरण वो सब कुछ है जो उस फाउंडेशन के ऊपर बनाया और सजाया जाता है। हमारे नोट्स में वातावरण की जो डेफिनेशन है वो काफी ब्रॉड है। वातावरण का मतलब यहाँ सिर्फ मौसम या पेड़ पौधे नहीं है। हाँ, अक्सर लोग एनवायरनमेंट सुनकर वही सोचते हैं। बिल्कुल। पर यहाँ इसका मतलब उन सभी बाहरी सिचुएशन से है जो जन्म के बाद से लेकर पूरी जिंदगी किसी इंसान की ग्रोथ को लगातार अफेक्ट करती हैं। और इन बाहरी सिचुएशंस का जो कैनवस है वो बहुत बड़ा है। नोट्स में इसकी पूरी एक लिस्ट दी गई है, जिसमें फैमिली का माहौल, स्कूल की पढ़ाई, सोसाइटी का स्ट्रक्चर, रोज का खान पान और न्यूट्रिशन भी शामिल है। सही का। इसका मतलब बच्चा किस तरह की फैमिली में बड़ा हो रहा है, उसके आसपास के लोग कैसे विचार रखते हैं, उसे कैसा खाना मिल रहा है, ये सब कुछ वातावरण का ही एक हिस्सा है। और इन सभी फैक्टर्स का असर कितना गहरा होता है ना, इसे हम बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सोर्सेज में साथ बताया गया है कि अगर किसी बच्चे को एक अच्छे स्कूल का माहौल मिलता है और वहां उसे प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, तो उसका विकास कहीं ज्यादा बेहतर और पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, चाहे उसकी जेनेटिक बैकग्राउंड कुछ भी रही हो। अरे वाह। अब यहाँ नोट्स को क्लोजली एनालाइज करते हुए मेरे दिमाग में एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। अच्छा, क्या है वो? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि आनुवांशिका से बुद्धि का लेवल भी काफी हद तक तय हो जाता है, राइट? हाँ, बेसिक लेवल फिक्स हो जाता है। तो अगर इंसान की इंटेलिजेंस का बेसिक लेवल जीन्स ने पहले ही डिसाइड कर दिया है, तो फिर जन्म के बाद ये वातावरण एक्चुअली कर क्या रहा है? क्या वातावरण सिर्फ उस जन्मजात बुद्धि को थोड़ा पॉलिश करने का काम करता है? ये काफी कॉमन डाउट है। अगर मैं अपनी वही पुरानी हार्डवेयर वाली एनालॉजी को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, तो क्या वातावरण सिर्फ उस फिक्स्ड हार्डवेयर पर चलने वाला सॉफ्टवेयर है, या फिर ब्लूप्रिंट वाले एग्जाम्पल से देखें तो क्या वातावरण सिर्फ उस इमारत की इंटीरियर डिजाइनिंग है, जहां स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, बस दीवारों का रंग बदल जाएगा? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल उठाया आपने। लेकिन अगर हम वातावरण को सिर्फ सॉफ्टवेयर अपलोड करने या इंटीरियर डिजाइनिंग जितना पैसिव मान लेना, तो ये सोर्सेज के कंक्लूजन के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वातावरण का रोल इससे कहीं ज्यादा एक्टिव और कॉम्प्लेक्स होता है। आनुवंशिकता जन्म से मौजूद होती है और वो एक पोटेंशियल यानी क्षमता तय कर देती है। पोटेंशियल, राइट। वो ये डिसाइड करती है कि कोई इंसान मैक्सिमम कहां तक जा सकता है। लेकिन उस पोटेंशियल को रियलिटी में बदलने का जो पूरा हेवी लिफ्टिंग वाला काम है ना, वो वातावरण ही करता है। ये पोटेंशियल और रियलिटी के बीच का डिफरेंस काफी क्रूशियल लग रहा है मुझे। इसका मतलब जीन्स ने एक बहुत फास्ट प्रोसेसर तो दे दिया, लेकिन अगर उस कंप्यूटर को कभी पावर ही नहीं मिली या उसमें कोई काम का ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं इंस्टॉल किया गया, तो उस फास्ट प्रोसेसर का कोई फायदा ही नहीं होगा। वही तो। वातावरण वो एक्टिव एनर्जी है जो उस हार्डवेयर को एक्चुअल में काम करने लायक बनाती है। और सबसे बड़ी बात, आनुवांशिकता पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन वातावरण पूरी तरह से एक्सटर्नल कंडीशन से बनता है। बिल्कुल। तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। एक परिवार ये तय कर सकता है कि वो अपने बच्चे को घर में कैसा माहौल देगा। एक समाज ये डिसाइड कर सकता है कि वो अपने स्कूल्स को कितना बेटर बनाएगा। एग्जैक्टली। वातावरण वो कच्चा माल है जिसे इंसान अपनी समझ और रिसोर्सेज के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, ढाल सकता है। तो इन दोनों इतने बड़े कॉन्सेप्ट्स आनुवांशिकता और वातावरण को अलग-अलग समझने के बाद अब टाइम है कि इन दोनों को आमने सामने रखकर देखा जाए। हाँ, कंपैरिजन बहुत जरूरी है ताकि इनके बीच का असली डिफरेंस और डेवलपमेंट में इनका रोल पूरी तरह से डिकोड हो सके। हमारे नोट्स में इन दोनों की बहुत ही क्लियर कंपैरिजन दी गई है। ये कंपैरिजन ना इस पूरे टॉपिक को एक बहुत ही सॉलिड लॉजिकल स्ट्रक्चर दे देती है। सोर्सेज में बेसिकली 3 पॉइंट्स पर इनकी तुलना की गई है। पहला, इनका सोर्स क्या है, दूसरा, इनका असर कब शुरू होता है, और तीसरा, इन पर किसका कंट्रोल है।
तो अगर हम सोर्स की बात करें तो ये तो बड़ा साफ है कि आनुवंशिका का सोर्स कंप्लीटली इंसान के अंदर से आता है, ये माता पिता से मिलता है। राइट। जबकि वातावरण का सोर्स पूरी तरह से बाहरी दुनिया है, लोग, स्कूल और समाज। दूसरा पॉइंट है इनके असर का टाइमिंग। आनुवंशिकता का असर तो एक्चुअली कंसेप्शन के टाइम से ही शुरू हो जाता है। जन्म के समय ब्लूप्रिंट पूरी तरह रेडी होता है और उसमें कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट वातावरण का असली असर जन्म के बाद शुरू होता है, जब बच्चा पहली बार इस बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट करना स्टार्ट करता है। और जो तीसरा पॉइंट है कंट्रोल का, वो इस पूरी डिस्कशन का सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़ा डीप हिस्सा है। आनुवंशिकता पर कंट्रोल 0 है, लेकिन वातावरण फ्लेक्सिबल है, उसे चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल। अब इसी कंट्रोल वाले पॉइंट को लेकर ना समाज में एक बहुत ही कॉमन सी दुविधा देखी जाती है। मान लीजिए एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है और लाख कोशिशों के बावजूद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। काफी प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो ऐसे में उसके लिए क्या सोचना सही है? क्या उसे अपनी अनकंट्रोलेबल चीजों को यानी अपने जीन्स को ब्लेम करना चाहिए कि यार मुझे तो जन्म से ही वो क्षमता नहीं मिली, या फिर उसे अपनी कंट्रोलेबल चीजों को यानी अपने आसपास के माहौल और एनवायरनमेंट को इसका जिम्मेदार मानना चाहिए? ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। देखिए, इंसानी दिमाग ना अक्सर कॉम्प्लेक्स चीजों से बचना चाहता है। हम चाहते हैं कि किसी एक चीज पर ब्लेम डाल दें और खुद को सुकून दे दें। सही बात है। लेकिन हमारे सोर्स नोट्स और जो भी साइंटिफिक स्टडीज हैं वो यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने रखते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज अकेले काम ही नहीं करती। अच्छा। नोट्स में साफ लिखा है कि दोनों मिलकर ही किसी भी इंसान का कंप्लीट डेवलपमेंट करते हैं। ये कोई ऐसा मेन्यू नहीं है जहां आप किसी एक को चूज कर सकें। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोई बॉक्सिंग मैच नहीं है जहां आनुवंशिका और वातावरण आपस में लड़ रहे हों। बिल्कुल नहीं, ये कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली पार्टनरशिप है। एक ऐसी जुगलबंदी जिसे अलग किया ही नहीं जा सकता। किसी भी इंसान की ग्रोथ को सिर्फ उसके जीन्स के बेस पर या सिर्फ उसके माहौल के बेस पर देखना एक बहुत बड़ी गलती होगी। आनुवंशिका प्लस वातावरण इज इक्वल टू विकास, यानी हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट इक्वल्स डेवलपमेंट। लेकिन अगर इसको थोड़ा डीपली सोचें तो ये मैथमेटिक्स के बेसिक एडिशन जैसा सिंपल तो नहीं लगता। मतलब ऐसा थोड़ी है कि 50% हिस्सा जीन्स का है और 50% माहौल का। आपने एकदम सही पकड़ा। ये सिर्फ सिंपल एडिशन नहीं है, बल्कि ये एक जॉइंट इम्पैक्ट है। दोनों जब आपस में टकराते हैं तो जो रिजल्ट निकलता है वही विकास है। सोर्स में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन दी गई है। मान लीजिए कि एक बच्चा जन्म से ही बहुत शार्प है। उसे अपने पेरेंट्स से एकदम टॉप क्लास इंटेलेक्चुअल जीन्स मिले हैं। यानी उस बच्चे का जो इनबिल्ट हार्डवेयर है वो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। राइट। लेकिन जन्म के बाद उसे जो एनवायरनमेंट मिला वो काफी नेगेटिव और स्ट्रेसफुल था। मान लीजिए उसे पढ़ने का चांस ही नहीं मिला, या उसे प्रॉपर मेंटल और फिजिकल न्यूट्रिशन ही नहीं दिया गया। तो फिर क्या होगा? डेवलपमेंट वहीं रुक सकता है। इस पूरी थ्योरी को समझने के लिए ना मेरे दिमाग में बहुत ही सटीक एनालॉजी आ रही है। इसे एक बीज और जमीन वाले एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। अरे वाह, हाँ बताइए। जैसे मान लीजिए किसी के पास एक बहुत ही हाई क्वालिटी का बड़ा महंगा बीज है। उस बीज के अंदर एक बहुत बड़ा और फलदार पेड़ बनने की पूरी जेनेटिक क्षमता छुपी हुई है। वो उसकी हेरिडिटी है। बिल्कुल सही, वो क्षमता उस बीज के अंदर ही लॉक है। लेकिन अगर कोई उस शानदार बीज को ले जाकर किसी बंजर और सूखी जमीन में फेंक दे, जहां ना तो मिट्टी में नमी हो, ना उसे कभी धूप मिले और ना ही कोई उसमें पानी डाले, तो क्या वो बीज कभी भी एक पेड़ बन पाएगा? वो अपनी सारी उस महान जेनेटिक क्षमता के बावजूद उस बंजर मिट्टी में ही खत्म हो जाएगा। एकदम सही। यहाँ वो मिट्टी, वो धूप और पानी उस बीज का एनवायरनमेंट है, जिसके बिना वो सारी इनबिल्ट क्षमता किसी काम की नहीं है। ये बीज और मिट्टी का एग्जाम्पल ना इस थ्योरी की डेप्थ को एकदम परफेक्टली पकड़ता है।
और अगर हम इस पूरी सिचुएशन को रिवर्स कर दें तो ये इंटरेक्शन और भी क्लियर हो जाता है। रिवर्स कैसे? मान लीजिए कि जमीन दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन है, सबसे बेस्ट क्वालिटी की खाद और पानी का इंतजाम है, यानी एनवायरनमेंट एकदम आइडियल है। ओके। लेकिन जो बीज वहां बोया गया है वो पहले से ही अंदर से खोखला है या उसमें पेड़ बनने का वो जेनेटिक ब्लूप्रिंट ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी वहां कोई पेड़ नहीं उगेगा। ओह वाओ, ये वाकई आंखें खोलने वाला पॉइंट है। मतलब दोनों एलिमेंट्स का होना सिर्फ जरूरी ही नहीं है, बल्कि कंपल्सरी है। बिल्कुल। ना तो सिर्फ बीज से जंगल बन सकता है और ना ही सिर्फ उपजाऊ मिट्टी से। और इस इंटरैक्शन को समझना उन लोगों के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है जो बच्चों का फ्यूचर बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। और शायद यही वजह है कि इन सोर्सेज में जो बेसिकली टीचिंग एग्जाम्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, एक एग्जाम पॉइंट को काफ़ी हाईलाइट करके दिया गया है। वो पॉइंट क्या है? ये लाइन इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसे बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स में समझाया जाना चाहिए। नोट्स कहते हैं, विकास ना तो केवल आनुवांशिका से होता है, ना केवल वातावरण से, बल्कि दोनों के संयोजन से होता है।